नमस्कार, मैं शिवम आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं नेवी और एयरफोर्स एक्स ग्रुप की भर्ती परीक्षा के बारे में, जिसमें आज हम मैथ्स का चैप्टर वेक्टर का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। तो देखिए, इस पार्ट में सबसे पहला है वेक्टर। आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर क्या होता है। तो आपको याद रखना है, ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो आपको याद रखना है, ए क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होगा? वेक्टर। अगला, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। आपको याद रखना है कि वेक्टर को हम डायरेक्ट्रिक लाइन सेगमेंट की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, ये एक पॉइंट है जिसको हमने नाम दिया है ए, और ये दूसरा पॉइंट जिसको हमने नाम दिया है बी। आपको याद रखना है कि इस पॉइंट को तो हम कहेंगे इनिशियल पॉइंट और इस पॉइंट को कहेंगे टर्मिनल पॉइंट। अब इसकी डायरेक्शन है ए से बी, तो ये एक वेक्टर होगा जिसे हम इस तरह से लिखेंगे ए बी वेक्टर। तो आपको याद रखना है, ए बी वेक्टर का मतलब क्या है कि डायरेक्शन कहां से कहां तक है? ए से बी। और अगर इस तरह से लिखा होता बी ए वेक्टर, तो इसका मतलब क्या होता कि डायरेक्शन कहां से कहां तक है? बी से ए। तो आप वेक्टर को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर स्मॉल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस तरह से, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। अगला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको याद रखना है, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, मॉड ऑफ ए वेक्टर या फिर मॉड ऑफ ए बी वेक्टर। कहने का मतलब यह है कि अगर हम मॉड लगा देंगे तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड। अगला, स्केलर। आपको याद रखना है, यह एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। तो याद रखना, ए क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। अगला, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। इसमें हमने ये मान लिया कि O यहां पे एक फिक्स पॉइंट है और ये क्या है? ओरिजिन। तो आपको याद रखना है, पोजीशन वेक्टर PV का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट P। आपको याद रखना है, P का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? OP वेक्टर। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि पोजीशन ऑफ पॉइंट P विद रेस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट दैट इज ओरिजिन। कहने का मतलब यह है कि यहां पे जैसे OP वेक्टर है, तो उसका मतलब क्या होगा कि पोजीशन ऑफ पॉइंट P विद रेस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट दैट इज ओरिजिन। P की पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में? रेफरेंस पॉइंट, और जो कि यहां पे क्या है? ओरिजिन। अगला, टू फाइंड ए बी वेक्टर। कहने का मतलब यह है कि आपको दो पॉइंट दे दिए जाए, ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, और बी के कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2, और इसकी डायरेक्शन है ए से बी। तो यहां पे एक वेक्टर बनेगा ए बी वेक्टर। तो ये आपसे पूछेगा, तो आपको याद रखना है, ए बी वेक्टर ये किसके बराबर होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। मतलब इस पॉइंट की पोजीशन और इस पॉइंट की पोजीशन सबसे पहले आपको निकालनी होगी। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में होगी? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो यहां पे अगर हम इस पॉइंट की पोजीशन निकालेंगे तो किसके रेस्पेक्ट में? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। और वो किसके बराबर होगी? आपको क्या करना है, यहां पे पॉइंट अपने को दे रखा है ए, x1, y1, z1। तो आपको इस तरह से लिख देना है, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो आपको याद रखना है, ये क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अगला देखिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। इसको निकालने के लिए आप बी के कोऑर्डिनेट देखिए, यहां पे बी के कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी होगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब
आपको निकालना है ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर याद रखना, सबसे पहले क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, फिर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। कहने का मतलब यह है कि सेकंड वाला पहले और फर्स्ट वाला बाद में। अब अगर आपसे यह कहता कि बी सी वेक्टर बताओ, तो ये किसके बराबर होता, ये बराबर होता पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। अब ए बी वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, सबसे पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, और अभी हमने निकाला पोजीशन वेक्टर ऑफ बी है x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, अभी हमने निकाला पोजीशन वेक्टर ऑफ ए है x1i प्लस y1j प्लस में z1k, तो माइनस में ये आ जाएगा। अब ए बी वेक्टर क्या आएगा, आपको क्या करना है, याद रखना है कि दो वेक्टर को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किस तरह करेंगे कि i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ। तो इन दोनों को ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसे इन दोनों को और इन दोनों को, तो ये बराबर आएगा ए बी वेक्टर x2 माइनस x1 i कैप प्लस में y2 माइनस y1 j कैप प्लस में z2 माइनस z1 k कैप। अगला कि अगर आपसे इस ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछता है, तो मैंने अभी आपको बताया था मैग्नीट्यूड को मोड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका फॉर्मूला ये होगा जो कि आपको याद कर लेना है, अंडर रूट, आपको i का कंपोनेंट देखना है, यहां पे i का कंपोनेंट है x2 माइनस x1, तो इसका स्क्वायर कर देना है, प्लस j का कंपोनेंट देखना है, तो यहां पे j का कंपोनेंट है y2 माइनस y1, इसका स्क्वायर कर देना है, प्लस k का कंपोनेंट है z2 माइनस z1, तो इसका स्क्वायर कर देना है। तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस में z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। अब जैसे कि आप देख रहे हो यहां पे जो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है वो कुछ आपको ए और बी के बीच की डिस्टेंस के बराबर दिख रहा होगा। अगर हम ए और बी पॉइंट पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो अपने पास यही फॉर्मूला आएगा। अगला है कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। तो ये एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, z, और आपको याद रखना है कि वेक्टर वाले चैप्टर में ये जो x एक्सिस होती है ये होती है i कैप, और y एक्सिस होती है j कैप, और z एक्सिस होती है k कैप। अब आपको इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है, तो अभी मैंने आपको बताया कि पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए किसके रेस्पेक्ट में होगी, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो यहां पे पोजीशन वेक्टर ऑफ P क्या होगा, OP वेक्टर, और जो कि क्या होगा xi प्लस yj प्लस zk। अब आपको इसमें दो पॉइंट याद रखने हैं, पहला स्केलर कंपोनेंट्स, तो आपको याद रखना है कि इस वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स कौन से होंगे, x, y और z। अगला पॉइंट है आपको याद रखना है वेक्टर कंपोनेंट्स कौन से होंगे, xi, yj और zk। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है 3i प्लस 2j माइनस 4k। सबसे पहला आपसे ये कहे कि स्केलर कंपोनेंट्स बताइए, तो स्केलर कंपोनेंट्स इसमें क्या होंगे, 3, 2 और -4। दूसरा आपसे कहे कि वेक्टर कंपोनेंट्स बताइए, तो वेक्टर कंपोनेंट्स क्या होंगे, 3i, 2j और -4k। अगला है सेक्शन फॉर्मूला। तो देखिए सबसे पहला हम इसमें पढ़ेंगे इंटरनली के लिए कि दो पॉइंट है ए और बी। ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर जो कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में होगा, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर, और एक तीसरा पॉइंट आ गया जो कि कहा है इंटरनली, मतलब अंदर आ गया, ए और बी के बीच में आ गया, कहीं पे भी हो सकता है, ये हमने ये यहां पे मान लिया पी पॉइंट। अब इसका पोजीशन वेक्टर है आर, तो आपको ए का पोजीशन वेक्टर दे रखा होगा और बी का पोजीशन वेक्टर दे रखा होगा, और आपसे पी का पोजीशन वेक्टर पूछेगा, मतलब आर वेक्टर आपसे पूछेगा, और ऐसे कहेगा कि ये जो पी पॉइंट है ये ए और बी को
किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? m रेशो n में। अब m रेशो n का मतलब क्या है कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी? m, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी? n। तो आपको याद रखना है इस केस में जो p पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा दैट इज r वेक्टर, वो किसके बराबर होगा? r वेक्टर बराबर होगा m b वेक्टर प्लस n a वेक्टर अपॉन m प्लस n। अगला एक्सटर्नली, इसमें यह कहेगा कि दो पॉइंट है a और b, एक का पोजीशन वेक्टर है a विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन और b का पोजीशन वेक्टर है b वेक्टर। ऐसे कहेगा कि एक तीसरा पॉइंट आ गया जो कि एक्सटर्नली है और इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, और ये किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? m रेशो n में। अब m रेशो n का मतलब क्या है कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? m, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? n। तो आपसे p पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पूछेगा जो कि हमने यहां पे मान लिया r वेक्टर है। तो आपको याद रखना है इस केस में r वेक्टर बराबर होगा m b वेक्टर माइनस n a वेक्टर अपॉन m माइनस n। अब जैसे कि आप देख रहे हो इंटरनली में यहां पे प्लस का साइन आया और एक्सटर्नली में माइनस का साइन आया, तो यह बात आपको याद रखनी है कि इंटरनली में तो प्लस का साइन आएगा और एक्सटर्नली में माइनस का साइन आएगा। अगला है मिड पॉइंट। कहने का मतलब यह है कि यह ओरिजिन है और ये दो पॉइंट है ए और बी। ए का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है ए वेक्टर और बी का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है बी वेक्टर। अब ऐसे करें कि इन दोनों का मिड पॉइंट बताइए, तो हमने ये मान लिया कि इनका मिड पॉइंट ये है। अब मिड पॉइंट का मतलब ये है कि जो रेशो होगा वो m रेशो n 1:1 होगा, तो यहां पे रेशो होगा 1:1। अब यहां पे मैंने p का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन मान लिया r वेक्टर, तो आपको यहां रखना है इस केस में r वेक्टर बराबर होगा इसके a प्लस b वेक्टर अपॉन 2। अब ये कहां से आया? जब आप इस पे इंटरनली का फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास यही रिजल्ट आएगा। यहां पे m हो जाएगा 1 और n हो जाएगा 1 और इंटरनली का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहां से r वेक्टर बराबर आएगा a वेक्टर प्लस में b वेक्टर अपॉन में 2k। अगला टाइप्स ऑफ वेक्टर, तो सबसे पहला देखिए नल वेक्टर। आपको याद रखना है इसको आप जीरो वेक्टर भी कह सकते हो। तो क्या होता है ये? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो और नो स्पेसिफिक डायरेक्शन हो, मतलब डायरेक्शन तो होगी पर हम ये नहीं बता सकेंगे कि किस साइड होगी, तो ऐसा वेक्टर क्या कहलाएगा? नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर। अगला यूनिट वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। आपको याद रखना है अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है तो वो वेक्टर क्या कहलाएगा? यूनिट वेक्टर। अब यहां पे ए वेक्टर हमने मान लिया और आपको इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आपको याद रखना है इसका यूनिट वेक्टर, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे ए कैप से, और इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसमें आपको याद रखना है कि जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम कैप से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से ए कैप। और आपको याद रखना है कि ये जो वेक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन देने के लिए। अब यहां पे जो ए कैप होगा वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 के बराबर होगा। अगला है को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स क्या होता है? वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, कि ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। फॉर एग्जांपल जैसे इस तरह से कि इस तरह से हो कि ये वेक्टर्स है और जैसा कि आप देख रहे हो इन सभी वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम है, तो ये वेक्टर्स क्या कहलाएंगे? को इनिशियल वेक्टर्स। अगला को टर्मिनल वेक्टर्स क्या होता है? वेक्टर्स हैविंग सेम टर्मिनल पॉइंट, मतलब वेक्टर्स का अगर टर्मिनल पॉइंट सेम होगा तो उन वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे? को टर्मिनल वेक्टर्स। इस तरह से
जैसा कि आप देख रहे हो इन सभी वेक्टर्स का टर्मिनल पॉइंट सेम है, तो हम ये कहेंगे कि ये सभी वेक्टर्स क्या होंगे, को टर्मिनल वेक्टर्स। अगला कोलिनियर या फिर पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है, वेक्टर्स हैविंग द सेम या फिर पैरेलल लाइन ऑफ सपोर्ट। अब आपको याद रखना है कि अगर दो वेक्टर है ए और बी और अगर वो दोनों पैरेलल है तो यहां से हम ये कहेंगे कि बी वेक्टर बराबर होगा लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर के। अगला है कोप्लेनर वेक्टर्स। आपको याद रखना है 3 और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर। 3 और 3 से ज्यादा वेक्टर्स को हम कोप्लेनर वेक्टर्स कब कहेंगे, जब ये एक ही प्लेन में लाई करेंगे, लाई इन द सेम प्लेन। अगला देखिए इक्वल वेक्टर्स, कि दो वेक्टर है और उनको हम इक्वल वेक्टर कब कहेंगे, तो आपको याद रखना है ये दोनों पॉइंट होने चाहिए। पहला कि उन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, दूसरा उन दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अगर ये दोनों पॉइंट फॉलो हो रहे हैं तो इसका मतलब वो दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर्स होंगे। अगला है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। क्या होता है, ए वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। कि कोई वेक्टर है, ये वेक्टर हमने मान लिया ए वेक्टर है, अब आपको इस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर निकालना है, मतलब माइनस ए वेक्टर। तो आपको याद रखना है कि ये वो वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड तो इस वेक्टर के बराबर ही होगा, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इससे अपोजिट रहेगी। जैसा कि आप देख रहे हो इस वेक्टर की डायरेक्शन तो है इस साइड, तो माइनस ए वेक्टर की डायरेक्शन होगी इस साइड, लेकिन आपको याद रखना है कि इन दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। अगला अलजेब्रा ऑफ टू वेक्टर्स। सबसे पहले इसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। इसमें आपको याद रखना है कि अगर कोई दो वेक्टर ए और बी ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब ये मान लिया हमने ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो आपको याद रखना है कि इन दोनों वेक्टर का जो सम होगा वो तीसरी साइड को रिप्रेजेंट करेगा। कहने का मतलब ये जो साइड होगी ये इन दोनों के सम को रिप्रेजेंट करेगी, ए प्लस बी के बराबर होगी ये। तो आपको याद रखना है इसमें ए बी प्लस में बी सी ये किसके बराबर होगा, ए सी वेक्टर के, और इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अगला है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। इसमें यह कहता है कि अगर दो एडजेसेंट साइड्स है और वो दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, हमने ये मान लिया ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, आपको याद रखना है ये दोनों साइड एडजेसेंट होनी चाहिए। तो आपको याद रखना है कि ये जो डायगोनल होगा ये इन दोनों के सम को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ये बराबर होगा ए प्लस बी के। तो आपको याद रखना है इसमें ए बी वेक्टर प्लस में ए सी वेक्टर ये किसके बराबर होगा, ए डी वेक्टर के। अगला है प्रॉपर्टीज। सबसे पहला देखिए कि आपने निकाला ए प्लस बी और निकाला बी प्लस ए, तो आपको याद रखना है कि ये दोनों के दोनों बराबर होंगे, कि ए प्लस बी बराबर होगा बी प्लस ए के, और आपको याद रखना है इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ। अगला है कि a प्लस बी और प्लस में c है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो a प्लस बी प्लस c, और आपको याद रखना है इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। अगला कि अगर ऐसे लिखा हुआ है a प्लस जीरो वेक्टर या फिर बराबर जीरो प्लस ए वेक्टर, ये बराबर होगा ए वेक्टर के। यहां पे जीरो वेक्टर क्या है, नल वेक्टर, और अभी आपको बताया था नल वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और डायरेक्शन नो स्पेसिफिक डायरेक्शन हो, मतलब डायरेक्शन तो होगी पर हम ये बता नहीं सकेंगे कि किस साइड होगी। अगला कि अगर इस तरह से है a प्लस नेगेटिव ऑफ ए, तो ये बराबर होगा नल वेक्टर के, या फिर ऐसे लिखा हुआ है नेगेटिव ऑफ ए प्लस ए वेक्टर, ये भी बराबर होगा नल वेक्टर के। अगला मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, कि एक वेक्टर का मल्टीप्लाई कर रहे हो आप किसी स्केलर के साथ। तो देखिए कि यहां पे हमने ये मान लिया कि ए वेक्टर तो एक वेक्टर है और m यहां पे स्केलर है, और हम निकाल रहे हैं एम ए वेक्टर,
तो आपको याद रखना है कि ये एक वेक्टर होगा जो कि पैरेलल होगा ए के, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए वेक्टर के m मैग्नीट्यूड का m टाइम्स होगा। तो आपको याद रखना है कि अगर ए वेक्टर कोई एक वेक्टर है और m स्केलर है, तो जब आप m ए वेक्टर निकालोगे तो ये एक वेक्टर होगा जो कि पैरेलल होगा ए वेक्टर के, और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा m ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का m टाइम्स होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहां पे मैंने ए वेक्टर मान लिया है i प्लस में 2j प्लस में 3k, और स्केलर मैंने मान लिया 3। अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3a निकालना है। तो 3a किसके बराबर होगा? आपको याद रखना है कि ये जो स्केलर होगा ये इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 3a बराबर आएगा 3i प्लस 3 इंटू 2 6j प्लस 3 इंटू 3 9k। तो ये होगा 3a वेक्टर। अब आपको याद रखना है कि 3a वेक्टर और a वेक्टर दोनों पैरेलल वेक्टर होंगे, और 3a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो a वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स का m टाइम्स होगा। अब यहां पे m क्या है? 3, तो मतलब 3 टाइम्स होगा। आप चेक भी कर सकते हो, जब हम a वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये अपने पास आएगा अंडर रूट, जैसे कि आप देख रहे हो यहां पे i के साथ में है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस j के साथ में 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस में k के साथ में 3, तो 3 का स्क्वायर। तो a वेक्टर बराबर आएगा a वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 9 14, तो ये बराबर आएगा अंडर रूट 14 के। और अगर आप 3a वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हो तो ये अपने पास आएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 प्लस में 9 का स्क्वायर 81। अब इसको सोल्व करते हैं तो 9 प्लस में 36 ये बनेगा 45, और 45 प्लस में 81 ये बन जाएगा 126। और 126 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3√14। अब जैसा कि आप देख रहे हो कि 3a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है 3 टाइम्स किसका? a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का। तो यही मैंने आपको बताया है कि m a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो a वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स का m टाइम्स होगा। अगला है प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखिए कि अगर इस तरह से लिखा हुआ है m इंटू ए वेक्टर, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो a वेक्टर इंटू m, या फिर m इंटू ए वेक्टर। अगला कि अगर इस तरह से लिखा हुआ है m इंटू एन ए वेक्टर, या फिर इस तरह से लिखा हुआ है n इंटू एम ए वेक्टर, तो इसका मतलब यह होगा m n इंटू ए वेक्टर। अगला कि अगर इस तरह से लिखा हुआ है m प्लस n इंटू ए वेक्टर, तो आप इसको इस तरह से लिखोगे m ए वेक्टर प्लस n ए वेक्टर। अगला है कि अगर इस तरह से लिखा हुआ है m इंटू ए वेक्टर प्लस में b वेक्टर, तो आप इसको इस तरह से लिखोगे m ए वेक्टर प्लस में m b वेक्टर। अगला है प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। ये टॉपिक इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया तो सबसे ज्यादा चांस है कि इसी टॉपिक से आए, तो इसको आपको ध्यान से समझना है। तो आपको याद रखना है कि 2 वेक्टर्स का प्रोडक्ट हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट। आपको याद रखना है कि जो स्केलर प्रोडक्ट है उसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, और जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। अब अगर 2 वेक्टर है ए और बी, तो आपको याद रखना है कि उन दोनों वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, या फिर आप क्या कह दो डॉट प्रोडक्ट, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे ए डॉट बी। और इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, यह बराबर होगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कोस
थीटा। तो आपको याद रखना है ए डॉट बी बराबर होगा ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। ऐसे ही अगर दो वेक्टर है ए और बी और आपको उन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है या फिर आप कह सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो आप उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे ए क्रॉस बी, और इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है ये होगा ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा और इंटू एन कैप। तो आपको याद रखना है ए क्रॉस बी ये बराबर होगा ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, जहां पे आपको याद रखना है एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है दोनों ए और बी के। अब आपको एक बात याद रखनी है क्या, कि जब हम किन्हीं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो अपने पास एक स्केलर वैल्यू आएगी, और अगर हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो अपने पास एक वेक्टर आएगा। इसमें आगे देखिए आपको याद रखना है कि थीटा जो है इसमें वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए और लेस देन और इक्वल टू पाई होना चाहिए। अब इसमें ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। पहला है कि अगर थीटा एक्यूट हो, जैसा कि आपको पता है एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से छोटा हो, तो आपको याद रखना है अगर थीटा एक्यूट हो तो इस केस में ए डॉट बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अगला, अगर थीटा ऑब्ट्यूज हो, जैसा कि आपको पता है ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो और 180 से छोटा हो, तो इस केस में आपको याद रखना है ए डॉट बी लेस देन 0 होना चाहिए। अगला है कॉम्पोनेंट फॉर्म। हमने दो वेक्टर माने ए और बी। ए वेक्टर तो है a1i प्लस a2j प्लस a3k, और बी वेक्टर है b1i प्लस b2j प्लस b3k। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं a डॉट b। तो आपको याद रखना है कि इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किस तरह से निकालेंगे, आपको i का i के साथ करना है, तो a1 b1, फिर बीच में आएगा प्लस का साइन, j का j के साथ तो a2 b2, फिर प्लस का साइन, फिर k का k के साथ तो a3 b3। तो आपको याद रखना है a डॉट b क्या होगा, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो यह आपके पास एक स्केलर वैल्यू आएगी। ऐसे ही अगर दो वेक्टर है a और b और हमें निकालना है a क्रॉस b, तो ये कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट यहां पे आपको लिख लेना i j k। अब आपको a वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट लिखने हैं, तो जैसे कि आप देख रहे हो a वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट है a1 a2 a3, तो ये यहां पे लिख लेंगे। ऐसे ही b वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट लिखेंगे तो b1 b2 b3 ये यहां पे लिख लेंगे। अब आपको इस डिटरमिनेंट को सोल्व करना है, और जब आप इस डिटरमिनेंट को सोल्व करोगे तो आपके पास एक वेक्टर आएगा। तो आपको याद रखना है कि अगर हम किन्हीं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो अपने पास एक स्केलर वैल्यू आएगी, और अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो अपने पास एक वेक्टर आएगा। अगला है एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स। तो इसमें दो फॉर्मूले हैं, आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो सबसे पहला है कोस थीटा ये बराबर होगा ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, और सेकेंड फॉर्मूला है साइन थीटा ये बराबर होगा ए क्रॉस में बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। अब अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों वेक्टरों के बीच में एंगल निकालिए, तो आपको ये वाला फॉर्मूला ही यूज करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हो तो आपको इसमें सबसे पहले निकालना होगा ए क्रॉस बी और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, जो कि बहुत लेंथी है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है इस केस में। अगला, इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी, अगर दो वेक्टर है ए और बी और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो आपको याद रखना है इस केस में थीटा 90 डिग्री होगा, और जब हम थीटा की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो कोस 90
cos 90 क्या होता है? 0। अब ये 0 के बराबर है, तो ये 0 कब हो सकता है? जब ऊपर वाला 0 होगा। तो यहां से ये निकल के आया कि a डॉट बी बराबर होगा 0 के। अगला, इफ a इज पैरेलल टू b, अगर a b के पैरेलल हो तो आपको याद रखना है इस केस में थीटा 0 डिग्री होगा, और जब हम थीटा की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो साइन 0 होता है 0। अब ये 0 कब होगा? जब ऊपर वाला 0 होगा, और ऊपर वाला 0 होगा तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि a क्रॉस b क्या होगा? 0। तो आपको याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आपको याद रखना है कि अगर दो वेक्टर है और वे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तब तो उन दोनों वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा, और अगर वे दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। अगला है प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि आपने निकाला a डॉट बी और निकाला b डॉट ए, तो आपको याद रखना है कि ये दोनों बराबर होंगे, a डॉट बी बराबर होगा b डॉट ए के। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि आपने निकाला a क्रॉस b और निकाला b क्रॉस ए, तो आपको याद रखना है ये दोनों बराबर नहीं होंगे, a क्रॉस b इज नॉट इक्वल्स टू b क्रॉस ए। अगला है कि अगर इस तरह से लिखा हुआ है m a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो आप इसको इस तरह से लिखोगे m इंटू a वेक्टर डॉट b वेक्टर। कहने का मतलब यह है कि ये जो डॉट होगा ये दो वेक्टरों के बीच में होगा, ना कि वेक्टर और स्केलर के बीच में। ऐसे ही इसमें देखिए, अगर इस तरह से लिखा हुआ है m a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, या फिर इस तरह से लिखा हुआ है a क्रॉस m b वेक्टर, तो आप इसको इस तरह से लिखोगे m इंटू a क्रॉस b वेक्टर। कहने का मतलब यह है कि क्रॉस प्रोडक्ट भी जो होगा वो दो वेक्टरों के बीच में होगा, ना कि वेक्टर और स्केलर के बीच में। अगली प्रॉपर्टी है कि अगर इस तरह से लिखा हुआ है a डॉट बी प्लस सी, तो आप इसको इस तरह से लिखोगे a डॉट बी प्लस a डॉट सी। ऐसे इसमें अगली प्रॉपर्टी है कि अगर इस तरह से लिखा हुआ है a क्रॉस b प्लस सी, तो आप इसको इस तरह से लिखोगे a क्रॉस b प्लस a क्रॉस सी। अब आपको एक बात याद रखनी है कि जैसा कि आप देख रहे हो पहले है a और फिर क्रॉस है, तो कहने का मतलब जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो जो पहले लिखा हुआ है वो पहले ही आएगा, तो ये बराबर होगा a क्रॉस b प्लस a क्रॉस सी। अगली प्रॉपर्टी देखिए कि a वेक्टर डॉट a वेक्टर है, तो आपको याद रखना है ये बराबर होगा a वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के। अगली प्रॉपर्टी आपको याद रखना है कि a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड और b क्रॉस a का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर होंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि a क्रॉस b और b क्रॉस a दोनों बराबर नहीं होंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड ये बराबर होगा b क्रॉस a का मैग्नीट्यूड। अगला पॉइंट देखिए, इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वेक्टर वाले चैप्टर में ये जो एक्स एक्सिस है इसको आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस को जे कैप से और जेड एक्सिस को के कैप से। तो आपको याद रखना है आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, इन तीनों की वैल्यू बराबर होगी, और जो कि किसके बराबर होगी? 1 के। अब ये 1 क्यों हुई? क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हो आई डॉट आई निकाल रहे हो, अब आई डॉट आई का मतलब आई और आई के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री, और आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है? कोस थीटा, और जब आप थीटा की वैल्यू 0 पुट करोगे तो कोस 0 क्या होता है? 1, तो इसीलिए ये किसके बराबर होगा? 1 के। अगला आपको याद रखना है आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई, इन तीनों की वैल्यू बराबर होगी, और जो कि बराबर होगी 0 के। अब ऐसा इसलिए आई और जे के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। आई और के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। जे और के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। अब आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है? कोस, और थीटा की वैल्यू जब हम 90 डिग्री पुट करेंगे तो कोस 90 क्या होता है? 0, तो इसीलिए इसकी वैल्यू क्या होंगी? 0। ऐसे इसमें कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के क्या होगा? 0।
अब ये 0 क्यों हुआ? क्योंकि I और I के बीच में एंगल कितना? 0, और क्रॉस में क्या आता है? साइन, और जब हम थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो साइन 0 क्या होता है? 0, तो इसीलिए इनकी वैल्यू क्या होती है? 0। अगला कि अगर ऐसे लिखा हुआ है I क्रॉस J, तो आपको याद रखना ये बराबर होगा KK। अगर लिखा हुआ J क्रॉस K तो ये बराबर होगा IK, और K क्रॉस I ये बराबर होगा JK। अब अगर आप इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हो, मतलब J क्रॉस I तो ये बराबर होगा माइनस KK, K क्रॉस J ये बराबर होगा माइनस IK, और I क्रॉस K ये बराबर होगा माइनस JK। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि ये I है, ये J मान लो और ये K मान लो। तो सबसे पहले देखिए I क्रॉस J, मतलब I क्रॉस J तो क्या आएगा? K। ऐसे ही J क्रॉस K क्या आएगा? I। फिर K क्रॉस I क्या आएगा? J। अब कहने का मतलब यह है कि आप चल रहे हो इस तरह से, मतलब क्लॉकवाइज, तो आप यहां रखना क्लॉकवाइज के लिए प्लस का साइन आएगा। अब अगर आप उल्टा चलोगे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा। अगर इस तरह से चलते हो आप J क्रॉस I तो ये माइनस का K हो जाएगा, फिर K क्रॉस J ये भी माइनस का I हो जाएगा, ऐसे ही I क्रॉस K ये माइनस का J हो जाएगा। अगला है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। तो सबसे पहला देखिए इसमें प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B, तो आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है कि A का B पर प्रोजेक्शन ये बराबर होगा A डॉट B अपॉन B का मैग्नीट्यूड। अब जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे ये लिखा हुआ है B वेक्टर अपॉन में B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और मैंने अभी आपको बताया था ये किसके बराबर होता है? B कैप के। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो A वेक्टर डॉट B कैप। ऐसे ही प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर ऑन A वेक्टर, तो ये बराबर होगा A डॉट B अपॉन A वेक्टर का मैग्नीट्यूड। याद रखना जिस वेक्टर पे निकाल रहे हो उसका मैग्नीट्यूड ही नीचे आएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे B वेक्टर पे निकाल रहे हो तो B का मैग्नीट्यूड नीचे आया, यहाँ पे A वेक्टर पे निकाल रहे हो तो A का वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे आया। अब इसमें A वेक्टर अपॉन A वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये बराबर होगा A कैप के, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं A कैप डॉट B वेक्टर का B वेक्टर। इसमें देखिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, सबसे पहला है एरिया ऑफ ट्रायंगल, कि दो वेक्टर है जो ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो आपको याद रखना है इस केस में फॉर्मूला ये होगा 1/2 A क्रॉस में B का मैग्नीट्यूड। अगला है कि A वेक्टर एंड B वेक्टर आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो आपको याद रखना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? A क्रॉस में B का मैग्नीट्यूड। तो यहां से ये निकल के आया कि ट्रायंगल वाले के लिए तो 1/2 आएगा और पैरेललोग्राम के लिए 1/2 नहीं आएगा। अगला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? 1/2 D1 क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड। अब यहां पे आपको याद रखना है D1 वेक्टर और D2 वेक्टर ये क्या है? डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो आपको याद रखना है अगर एडजेसेंट साइड्स है जब तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और डायगोनल्स अगर आपको दे रखे हैं तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अगला है रिलेशन बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट, कि स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट में क्या रिलेशन होगा? तो आपको ये रिलेशन याद कर लेना है कि A क्रॉस में B का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये बराबर होगा A का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू B का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस A डॉट में B का स्क्वायर। और आपको याद रखना है इस आइडेंटिटी को हम क्या कहते हैं? लैग्रेंज आइडेंटिटी। थैंक यू। इस एग्जाम के लिए SK बुक्स सभी सोर्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित
इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलता अगली वीडियो में। जय हिंद।